बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ा कट्टा खुल गया, यानी ये वो मामला है जिसके ऊपर पाकिस्तानियों को बहुत मार पड़ी। ये जो मामला है जिसके ऊपर मेरे पर 2022 में लगभग 2 दर्जन मुकदमात हुए। ये वो मामला है जिसकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। ये वो मामला है जिसकी वजह से आधा दर्जन सहाफ़ी इस वक्त भी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, जिनमें साबिर शाकिर साहब हैं, मुईद पीरज़ादा साहब हैं, दीगर और बहुत सारे नाम हैं। ये वो मामला है जिसकी वजह से शहबाज गिल को मार पड़ी। ये वो मामला है जिसकी वजह से पॉलिटिकल लोगों को या सियासी जमात के लोगों को इबरत का निशान बनाया गया, क्योंकि ये सब लोग एक मौक़िफ़ लेते थे। 2022 में ये सारे लोग ये कहते थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने और पीडीएम की हुकूमत बनने का जो सारा प्रोसेस है, ये ऑर्गेनिक और पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये एक सियासी अमल के नतीजे में नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक मुदाखलत मौजूद है। इमरान खान साहब बहुत कैटेगोरिकली इसके बारे में जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा का नाम लेते थे, और जब ये नाम लिया जाता था तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब को बहुत गुस्सा आता था और फिर कार्रवाई होती थी। और उन कार्रवाइयों के नतीजे में आप हमारी हालतें चेक कर लें या आप पाकिस्तान की हालत चेक कर लें कि कहाँ पहुँच गई है। जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हुआ, जो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ हुआ, जो 25 मई 2022 को हुआ, ये सारी कहानी कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन अब पीएमएलएन के सबसे मेन खिलाड़ी, वो आदमी जो इन सारी चीज़ों के अंदर के मामलात को जानता था, वो आदमी जो उन मुज़ाकरात के प्रोसेस का हिस्सा था, वो आदमी जो इस साजिश के बारे में एक एक पहलू और एक एक चीज़ के बारे में आगाह था, वो खुलकर गवाही दे रहा है। अब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अल्लाह हक है, अल्लाह हक है और हक हमेशा सामने आ जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप सच को और हकीकत को बहुत लंबे अरसे तक छुपा सकें। तो अब ये हकीकत सामने आ रही है। ज़रा स्टेटमेंट्स आप सुने मोहम्मद ज़ुबैर साहब के। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा, बहुत करीब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के। मरियम नवाज की टीम का इनको हिस्सा कहा जाता था, और ये वो शख्सियत हैं जिन्हें गवर्नर सिंध भी बनाया गया और इन्हें पूरा मौका दिया गया पीएमएलएन की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के साथ या जनरल बाजवा के साथ डील करने का। अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब क्या पोल खोल रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत कैसे गिरी। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ट्वीट किए हैं। तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि किसी को इबाम नहीं रहना चाहिए कि जनरल बाजवा ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करके मुल्क के साथ गद्दारी की और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए साजिश घड़ी। अब देखिए वो कहते क्या है। मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि 100% यकीन से वो कह रहे हैं, यानी उन्होंने कहा आई एम 100% श्योर कि 100% मुझे यकीन है जो मैं बात कर रहा हूं। जनवरी 2022 में जनरल बाजवा की नून लीग की क़यादत के साथ बातचीत शुरू हो चुकी थी। किस बारे में? इमरान खान साहब को घर भेजने के बारे में। और साथ उन्होंने कहा कि उस वक्त हम सबको यह भी मालूम हुआ था कि जनरल बाजवा की नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें भी हुई हैं। उन्होंने 2 मुलाकातों का हवाला दिया, 2 मुलाकातों की बात की। फिर उन्होंने कहा कि मैं 2020 में अगस्त और सितंबर में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जनरल बाजवा साहब को मिलता रहा हूं, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे। और अगस्त 2020 में ही जनरल बाजवा ने जब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की तो उस वक्त मुझे ही निशाने पर ले लिया। और वो कैसे लिया, ये अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे ऐसे निशाने पर लिया गया कि उस वक्त अगस्त 2020 में ही मैं इमरान खान की हुकूमत का तख्ता करना चाहता था। ये जनरल बाजवा कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि मैं तो इमरान खान की हुकूमत अगस्त 2020 में ही तख्ता करने लगा था। ये तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने आपको सही तरह पैगामात नहीं पहुंचाए। ये वो पैगामात हैं जो ज़ुबैर साहब की मुलाकातें हो रही थी जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब के साथ, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे। अब इन मुलाकातों के बारे में मोहम्मद ज़ुबैर साहब क्या कह रहे हैं? एक तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऑर्गेनिक तरीके से कोई नहीं हुकूमत गिरी। नवाज शरीफ साहब से मुलाकातों का भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा इसके कोई ऐसे सबूत तो है नहीं कि हम लोग साबित करते फिरें कि मुलाकातें हुई हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मुलाकातें हुई और हम लोगों को इस बारे में पता था। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये पक्का है कि जनवरी में राब्ते हो रहे थे जनरल बाजवा के मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ, और उसके नतीजे में फिर बाद में ये हुकूमत जैसे गिर रही थी। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने बड़ी सख्ती के साथ हदायत की हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज ने, कि जो हमारी फैमिली है ना, या मोहम्मद ज़ुबैर साहब की फैमिली है,
उनमें से भी किसी को पता ना चले कि जनरल बाजवा के साथ कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं या कोई बातचीत चल रही है। ये हाईली कॉन्फिडेंशियल इसको रखा जाए, खुफिया रखा जाए। हत्ता कि नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने ये बात शहबाज शरीफ को भी पता नहीं चलने दी। और जब शहबाज शरीफ को पता चला, जब क्योंकि ISPR ने बाद में इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब आए थे और मरियम नवाज के और नवाज शरीफ के बारे में बात करना चाह रहे थे और फ़ौज ने ये जवाब दिया, वो जवाब दिया, तो शहबाज शरीफ साहब बड़े बरम हो गए, वो खासे गुस्से में आ गए और उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब से इसके बारे में पूछा भी। तो उस पर ज़ुबैर साहब ने कहा जी ये बातें आप उनसे पूछें, नवाज शरीफ से और मरियम नवाज साहिबा ने, और ये मुलाकातें उनके हवाले से हुई थी और उन्होंने मना किया था कि किसी को नहीं बताना, तो इसलिए ये आपसे भी छुपाया गया था। हालांकि शहबाज शरीफ उस वक्त अपनी पार्टी के सदर थे तो उनको इस काबिल नहीं समझा गया। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा था कि इनकलाबी नवाज शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ ने ही शुरू की थी ये सारी मफामत और मुज़ाकरात और जिसको आप कहते हैं कि दोबारा से जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत सियासत के अंदर लेकर आने का सिलसिला मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया था। और आप याद रखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा कि ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ खुफिया तरीके से मोहम्मद ज़ुबैर के ज़रिए से उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ कार्रवाई डाल रहे थे, उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वक़्त कौन सा था? ये वक़्त वो था जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज मोहम्मद ज़ुबैर के ज़रिए से उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ एंगेजमेंट कर रहे थे, जब मरियम नवाज ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो तरीका मुझे भी आता है और बहुत अच्छे से आता है, उसमें सिर्फ जूते साफ करने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ हाथ बांधने पड़ते हैं। तो एग्जैक्टली मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा वो तरीका उनको आता था और वो उसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन बहुत खुफिया तरीके से, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब को कहा था कि किसी को पता ना चले। एक और बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन पहले हो जाने चाहिए थे। बंदयाल साहब को इसका नोटिस बाद में लेना पड़ा। ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे थे और इलेक्शन में इतना डिले क्यों हुआ कि ये पता चल गया था, एक मीटिंग के अंदर ये बात हो चुकी थी जिसके अंदर PMLN की क़यादत और बाकी लोग बैठे हुए थे। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि उस मीटिंग के अंदर ये क्लियरली कह दिया गया था कि अगर इलेक्शन हुए खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत दोनों सूबों के अंदर ले जाएगा। तो इसलिए इलेक्शन को डिले किया गया। फिर जब 9 मई हो गया, उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो गए, कुछ 10-12 हज़ार बंदे अंदर चले गए, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके अंदर डाल लिया गया, कादी फायदी साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए, जो है वो हालात बिल्कुल ही बदल गए और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए। जब बहुत सारी चीज़ें हो गई, पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर गया, तो फिर जो है वो कादी फायदी साहब ने हुक्म दिया और फिर इलेक्शन करवा दिया गया पाकिस्तान में। और वो इलेक्शन भी कैसा हुआ, उसमें भी इमरान खान 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेकर जीत गया। फिर फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बना दी गई। तो मोहम्मद ज़ुबैर बार बार ये बात करते रहे कि एक्चुअली इस वक्त हुकूमत मुल्क में इमरान खान साहब की है, PMLN की नहीं है। PTI जीतेगी ये कंफर्म हो चुका था, उन्होंने ये कहा। अब मेरा एक सवाल है कि बाजवा साहब के दौर के अंदर ये जितनी मार पड़ी है लोगों को, इसी बात पे पड़ी है ना कि वो ये कह रहे थे कि ये ऑर्गेनिकली नहीं हुई सारी चीज़ें। हम सारे लोग ये कह रहे थे कि इसके पीछे पूरी गेम है। हम सारे ये कह रहे थे कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में हुकूमतें गिराती हैं, इमरान खान की हुकूमत भी ऐसे ही गिरी है। और हमें बार बार ये कहा जाता था कि नहीं, ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस में गिरी है। फिर मुकदमे भी होते थे, तंग भी किया जाता था, धमकाया भी जाता था, लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों की नौकरियां छीन ली गई। मैं 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल हो गए, मैं अभी तक बेरोजगार हूं। तो ये सारा कुछ किया जाता था। अब मेरा सवाल ये है कि सच सामने आ गया, 2 साल के अंदर आ गया, और आज जो कुछ हो रहा है उसका सच भी सामने आ जाएगा, साल अंदर या 2 साल के अंदर या 3 साल में आ जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं यही सच बोलेंगे और सारी चीजें बताएंगे आने वाले वक्त में कि जनाब उस वक्त क्या हुआ था। ये लोग किताबें लिख लिख कर बताएंगे। और किताब से मुझे याद आया कि खबर चल रही है कि इमरान खान साहब भी जो है वो जेल में एक किताब लिख रहे हैं, और उनकी जो किताब है वो बड़े तल्ख हकायक के ऊपर मबनी है। तो इमरान खान साहब की जब किताब आएगी मार्केट में तो ये तो पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट सेलर बुक बन जाएगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये गारंटीड है। अगर उन्होंने वाकई ऐसी एक किताब लिखी या उन्होंने एक ऐसी किताब लिखवाई और वो बाहर आ गई और आकर अभी छप गई और छपने के बाद वो मार्केट में आ गई,
तो दुनिया भर की मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी पहले दिन उस किताब की। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जिस साफ़ी ने खबर दी, जाहिद गशकोरी साहब ने दी है, उनकी ये खबर है, उन्हीं का क्रेडिट है। तो मामला ये है कि उनका भी यही कहना है कि अगर ये किताब आएगी तो बेस्ट सेलर बन जाएगी, यानी नंबर 1 किताब ये बन जाएगी उस वक्त दुनिया की। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा कट्टा खोल दिया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, और उन सारी चीज़ों की गवाही दे दी है। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने से लेकर जो बाद में सूरत हाल पैदा हुई, जैसे इलेक्शन नहीं करवाए गए और फिर जैसे इलेक्शन करवाए गए, तो ये मुस्लिम लीग नून के अपने मेन खिलाड़ी ने, उनके अपने अंदर के आदमी ने, घर के भेदी ने लंका ढा दी है। और पीएमएलएन के लिए इससे बड़ा धचका और कोई नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब को कबूतर उड़ाने का शौक था, अब उनके तोते भी उड़ जाने चाहिए इस स्टेटमेंट के बाद। अब ढिठाई है कि जितनी ढिठाई के साथ जब तक वो फार्म 47 के ऊपर या जाली फार्म 47 के ऊपर हुकूमत में बैठे रहें, तब तक वो बैठे रहें। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई भी इज्जतदार सियासी खानदान ऐसे इक़्तिदार के अंदर बैठना पसंद करेगा जिसे पाकिस्तान की अवाम ही नहीं मानती। और अवाम ये कहती है कि हमने तो वोट किसी और को दिया था, ये कौन आकर बैठ गया, ये तो अजनबी है, इनको तो हमने वोट ही नहीं डाला। जिनको वोट नहीं डाला वो आकर कैसे बैठ गए। और बुखलाहट ऐसी है नाज़रीन कि ये एक फ़ोटो है, और ये फ़ोटो जनाब मरीम नवाज़ ने रीट्वीट कर दी टूटा हुआ दिल लगा के, कि ये पेशावर के अंदर जो है ये बंदे हैं और ये सड़क के ऊपर जो है वो खून बह रहा है, और 4 दिन हो गए हैं ईद के बाद अभी तक सफाई नहीं हुई। यहाँ कानून पे कानून बना रहे हैं फेक न्यूज़ के खिलाफ, और ख़ुद ही फेक न्यूज़ को पोस्ट किया जा रहा है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। ये वज़ीर आला पंजाब की इस वक्त ज़हनी हालत है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो अपने जो टिकर्स हैं वो खुद ही रीपोस्ट कर रही होती हैं, अपने टिकर को पोस्ट कर रही होती हैं लोगों से तारीफ़ें करवा के, और ऐसे अकाउंटों से तारीफ़ें करवा के जिनके कोई 40, 50, 100, 150 फॉलोअर हैं, उनसे तारीफ़ें करवाने के बाद फिर उनको रीट्वीट करके तो उनको शुक्रिया अदा कर। यानी बहुत ही अजीब और नरगसियत का शिकार ये पंजाब हुकूमत है, बहुत अजीब। यानी मुझे ऐसी पैथेटिक सिचुएशन में आज तक कोई हुकूमत लगी नहीं। काम टकेगा इन्होंने नहीं किया, और मशहूरी इनको जो है वो हर मामले के अंदर चाहिए। यानी हर मामले के अंदर इनको हीरो बनना है, लेकिन काम टकेगा नहीं करना। जहां पे इनको एक टेस्ट आ जाता है वहां पे ये नाकाम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब से लोग अगवा हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, ये इनका टेस्ट है, नाकाम हो गए। पंजाब पुलिस को बार बार मार पड़ रही है, इनका टेस्ट है, नाकाम हो गए। जिस मामले में कोई टेस्ट आता है उसके अंदर ये नाकाम होते हैं। किसानों की गंदम का मामला ले लें आप, जिस तरह पंजाब के किसानों को इन्होंने जलील और रुसवा किया है, जैसे उनका हक इन्होंने छीना है, उनके मुंह का निवाला इन्होंने छीना है, वो एक बहुत बड़ा टेस्ट था, उसमें भी नाकाम हो गए। कोई एक ऐसा टेस्ट जिसमें ये कामयाब हो, सिर्फ चूना लगा रहे हैं, कभी सड़कों पे लगा रहे हैं चूना, और वो भी 4 वीडियोस हैं, पूरे लाहौर में फिर के देख लें आप, कहीं पे आपको चूना नजर नहीं आएगा। वो 4 गलियों में चूना लगा के कौम को चूना लगा दिया पकड़ के सोशल मीडिया में डाल के। ये इनकी हालत है इस वक्त। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, और वो खबर जो है वो लोड शेडिंग के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े दावे किए थे कि वो अपना हक ले लेंगे, वो बिजली बंद कर देंगे, वो ग्रिड्स को बंद कर देंगे, वो नया शेड्यूल जारी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद उनकी एक नहीं सुनी जा रही। अली अमीन गंडापुर साहब ने वफाक को वार्निंग दी, वफाक से बातचीत की, वफाक का तरला किया, मिन्नत की अपने लोगों के लिए, लड़ाई भी की उनके साथ, उनको वार्निंग भी दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मुकम्मल तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक लेने में नाकाम है। ना वो अपने पैसे ले पा रहे हैं और ना वो अपने हिस्से की बिजली ले पा रहे हैं। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा से बिजली बनकर पूरे पाकिस्तान में जा रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को वही बिजली अवेलेबल नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग कह रहे हैं, वहां के जर्नलिस्ट कह रहे हैं, और बार बार इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। तो मामला सीरियस है जी। अब हो ये रहा है कि उल्टा बजाएगी ये बिजली लेते, इन्होंने अपने ऊपर पर्चे करवाना शुरू कर दिए हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली जो जाकर एहतजाज करते हैं और ग्रिड से अपनी बिजली ऑन करवाते हैं, उनके ऊपर अब मुकदमा दर्ज करिए। वो 4-5 मुकदमा अब तक हो भी गए हैं। तो एक तरफ तो वो ये कह रहे थे कि हम बिजली बहाल करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इसमें फ़िलहाल नाकामी है। जहां वो जाके खड़े हो जाते हैं उतनी देर के लिए बिजली वो बहाल कर लेते हैं, बाद में बिजली की लोड शेडिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे वफाकी हुकूमत चाहती है। एक बड़ी खबर जो है वो एहतशाम अब्बासी साहब ने दी है। एहतशाम अब्बासी साहब जो है वो इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका ये दावा है कि वफाकी हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को बलूचिस्तान की वजारत आला, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और 2 वफाकी वजारतों की पेशकश की है। और वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की जो है फजल रहमान साहब से जो मुलाकातें हुई हैं,
और उन्होंने 29 जून को JUI की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास तलब कर लिया है कि ये जो ऑफर है इसके बारे में क्या फैसला करना है। बहरहाल देखते हैं कि फजलुर रहमान साहब इस मरतबा कितनी अच्छी डील करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि उनकी कंफर्टेबिलिटी मैंने आपको कहा कि पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ होगी। एट द एंड ऑफ द डे फजलुर रहमान साहब कंफर्टेबल रहेंगे पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ। इमरान खान के साथ वो कभी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, वो नेचुरली उनका वहां अलायंस बनता नहीं है। और एक आखिरी खबर मैं आपको दूं, मेरी शेख रशीद अहमद साहब से बात हुई। एक तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना था, उन्होंने 3-4 जगह पे अपने इंटरव्यूज़ देते हुए मेरे लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा जी कि एक आदमी हज पे जा रहा है, फिर जिस तरह के हालात का मैंने सामना किया, उन्होंने उसके बारे में बात की। तो जब मैंने उन्हें फ़ोन किया शेख रशीद अहमद साहब को, तो देखें 74 साल का आदमी है, जितना जुल्म और परेशानी उसने बर्दाश्त की है वो वाकई बहुत दिल बर्दाश्ता है। मैंने शेख साहब से बात की तो मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल हो रहा था उनको वो चीज़ें बताना जिनसे वो गुजरे हैं। वो काफ़ी रंजीदा और परेशान है और शौक में भी हैं कि मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है, शेख साहब की जो सियासत का इख्तिताम हो रहा है ना, वो बड़े अच्छे नोट पे हो रहा है, रिटायरमेंट। मैंने उनको ये कहा भी, मैंने कहा देखें शेख साहब, और शेख साहब ने कहा जी मेरा मुंह काला हो जाता अगर मैं वो सब कुछ कर देता जो मुझे कहा गया कि इमरान खान के और बुशरा बीबी के खिलाफ कर दो, मेरा मुंह काला हो जाता, मैं बच गया। तो मैंने कहा जी आपकी सियासत की रिटायरमेंट बड़ी अच्छे तरीके से हो रही है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे रहे और अब उनका मुंह काला हो रहा है अवाम के अंदर। तो शेख साहब ने कहा जी ये तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, पता नहीं उसे कौन सी मेरी अदा पसंद आ गई। लेकिन शेख साहब ने एक ऑफर बहुत बड़ी की है। उन्होंने कहा जी इन बच्चियों को छोड़ दें, आलिया हमजा को, सनम जावेद को, यास्मीन राशिद साहिबा सीनियर सिटीजन है, इनको छोड़ दें, मुझे जेल में डाल दें। देखें जेल में और गायब किए जाने में बहुत फ़र्क है। शेख साहब को तकलीफ़ गायब होने की है और वो ये कह रहे हैं कि मैं इन बच्चियों के लिए, इन खवातीन के लिए मैं इस उम्र में भी जेल काटने के लिए तैयार हूँ। ये उन्होंने एक उनका स्टेटमेंट भी आया और वो इसके ऊपर कह रहे हैं कि मुझे आप डालें जेल में, इनको बाहर निकाल दें। तो ये बड़ी बात है। अब देखना यह है कि आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दी हुई है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बड़ा गर्म तरीन दिन है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा है, गो के एक आधे दिन से हवा चल रही है, कुछ वस्ती पंजाब में बारिश भी हुई है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कैसे लोगों को मोटिवेट करके इमरान खान के लिए बाहर निकाल पाती है। शाम को आपको रिपोर्ट भी कर देंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।